हेलो दोस्तों। आज हम जिक्र करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल वाइवा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल वाइवा में पूछने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के ऊपर कि मतलब स्वयं को समझना। सबसे पहले बात करेंगे स्वयं को समझने का क्या अर्थ है। स्वयं को समझने का बेसिकली अगर अर्थ देखा जाए तो खुद के बारे में जानना होता है कि हम किसी कार्य को किस हिसाब से करते हैं, किस प्रकार उसको समझते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसके बारे में। स्वयं की अवधारणा जिसे हर एक व्यक्ति या एक शिक्षक की अस्मिता भी कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप एक शिक्षक बनने के उपरांत अपने विद्यालय में जिस प्रकार का शिक्षण कराते हैं उसमें आपकी मान्यता एवं धारणाओं की विशेष भूमिका होती है जो व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन के अनुभव पर ही आधारित होती है। कहने का मतलब क्या है कि स्वयं को समझना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम किसी स्कूल में पढ़ाएंगे वहाँ हम किस हिसाब से पढ़ाते हैं, हमें कितना नॉलेज है खुद के बारे में और हम किस प्रकार से किसी टॉपिक को किस प्रकार बच्चों के सामने डिलीवर कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्वयं को समझना क्यों आवश्यक है। जब अधिक आत्म जागरूक होते हैं तो हम स्वयं को समझने में बेहतर होते हैं। तब हम उन परिवर्तनों की पहचान करने में सक्षम होते हैं जो करना चाहते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं ताकि हम उन पर निर्माण कर सके। आत्म जागरूकता अक्सर लक्ष्य निर्धारण की दिशा में पहला कदम है। इसमें उत्तर न होने से स्वीकार करना और गलतियों को स्वीकार करना शामिल है। कहना क्या मतलब क्या है कि खुद का समझने का मतलब क्या है कि खुद के अंदर कितनी पोटेंशियल है, उस हिसाब से हम किस हिसाब से बच्चों को बता पाते हैं किस किस चीज़ में आप बेहतर हैं और उससे जो आपके अंदर टैलेंट है उसको आप किस हिसाब से बच्चों के सामने पेश करते हैं। तो अगर आगे बात करें कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, तो क्या क्या है फिलोसफी के अनुसार आत्मज्ञान मानव रूप से किसी भी अपनी मानसिक स्थिति के ज्ञान को संदर्भित करता है। कहने का मतलब क्या है, अर्थात वह क्या महसूस कर रहा है या क्या सोच रहा है या वह क्या विश्वास करता है या वह क्या करना चाहता है या क्या चाहता है। अगर बात करें सेल्फ नॉलेज की, सेल्फ नॉलेज का मतलब है खुद के ज्ञान से कि आपको कितना कुछ उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो आत्मज्ञान के लिए बड़े बड़े उपकरण या अधिक स्कूली शिक्षा की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं या विशेषताओं की विवेचना कर आत्मज्ञानी हो सकता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आदत बनानी पड़ती है। अपनी भूल त्रुटि और आदत में प्रविष्ट बुराइयों को अपने दृढ़तापूर्वक योजना और उसे दूर हटाने हर किसी के लिए संभव है। इस प्रकार जब मनुष्य सांसारिक एवं इंद्रजनीय परतंत्रता से मुक्त होने लगता है तो उसकी महानता विकसित होने लगती है। आत्मज्ञान द्वारा मनुष्य समस्त प्राणी मुझसे स्वानुभूति अनुभव करने लगता है। ऐसे मनुष्य का परम लक्ष्य होता है लोक हिर्यात कर्म करना। मतलब सेल्फ नॉलेज का मतलब क्या है कि खुद को कितना ज्ञान, कि उससे टॉपिक के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कितना कुछ उसके बारे में आप बता पाते हैं। तो ये सेल्फ नॉलेज के ऊपर था। अगर बात करें आगे हम कि हाउ टू नो योर सेल्फ, अपने आप को कैसे जाने, स्वयं को कैसे जाने। दुनिया को जानने की बात तो करते हैं पर स्वयं को कोई नहीं जानते नहीं बल्कि जानना ही नहीं चाहते। खुद को जानना ही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। जो खुद को नहीं जानता वह भला दूसरों को कैसे जानेगा। दूसरों को भी जानने के लिए पहले खुद को जानना आवश्यक है। इसलिए बड़े महानुभाव गलत नहीं कह गए हैं कि जानने की शुरुआत खुद से करो। मतलब अगर हमें किसी को जानना है ना तो सबसे पहले खुद को जानना होगा। अगर हम खुद के बारे में जानेंगे तभी हम दूसरों के बारे में जान पाएंगे, उनके बारे में बता पाएंगे, उनके बारे में सोच पाएंगे। क्योंकि अगर हम खुद के बारे में नहीं सोच सकते दूसरे के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो बात करें हम हाउ टू नो योर सेल्फ, किस हिसाब से जानेंगे हम अपने आप को। सबसे पहले खुद को समय दो। अगर अपने आप को समय दोगे तो अपने आपके बारे में जान पाओगे। मेडिटेशन वगैरह करो, खुद पे ध्यान केंद्रित करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो कि आप कौन कौन से कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपके अंदर कौन कौन सी टैलेंट है, आपको किन किन काम करने में मज़ा आता है। अपनी कमियों को पहचानो कि आप में कौन कौन सी कमियां हैं। अपनी आदतों को जानो कि आपकी आदतें क्या क्या हैं। अपने मन पर ध्यान दो
दूसरों की राय लो, दूसरे की बात तो भी सुनो। क्या पता कोई एक बात सही लग जाए आपको, उससे आपका जीवन परिवर्तन हो जाए। अपने सफलता और असफलता को देखो, अपने सफलता और असफलता को देखो कि क्या कहाँ आपकी कमी रह गई और किस कारण आपको सफलता मिली। अगर बात करें आगे तो लाइफ स्किल, जीवन कौशल के बारे में। जीवन लाइफ स्किल क्या होती है, जीवन कौशल क्या होता है? तो जीवन कौशल क्षमताओं, उपागम और सामाजिक भावनात्मक भावनात्मक दक्षताओं का एक समूह है जो व्यक्ति को स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन जीने के लिए सीखने, सूचित निर्णय लेने व अधिकारों का प्रयोग करने तथा फिर बाद में परिवर्तन में अभिकर्ता बनाने में सक्षम बनाता है। जीवन कौशल युवा में जीवन के वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। ये कौशल साक्षरता, संज्ञानात्मक ज्ञान, डिजिटल कौशल जैसे मूलभूत कौशल के विकास का समर्थन करते हैं। साथ ही शिक्षा में लैंगिक समानता, पर्यावरण शिक्षा, शांति शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, आजीविका एवं आय सृजन और सकारात्मक स्वास्थ्य संबंधक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी इनका उपयोग किया जाता है। जीवन कौशल युवाओं को अपने समुदाय में भागीदारी करने, निरंतर सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होने और स्वयं की रक्षा और स्वस्थ एवं सकारात्मक समाज संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने हेतु सक्षम बनाता है। कहने का मतलब क्या है, लाइफ स्किल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आप एक समाज के बारे में कुछ अच्छा सोच पाते हैं, उसके बारे में बता पाते हैं। आगे अगर बात करें हम कि लाइफ स्किल के कौन कौन सी, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जागरूक रहो। क्रिएटिव थिंकिंग, अपनी सोच को क्रिएटिव रखो थोड़ा। डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब डिसीजन लेना सीखो। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात करने का तरीका, किस हिसाब का ही स्किल आपकी लाइफ स्किल होती है सारी। अगर बात करें कि जीवन कौशल की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि स्थिति के प्रति अनुकूल, स्थिति के जिस हिसाब की बच्चे हैं, मान लो कोई ज़्यादा पढ़ने वाला है, कोई कम पढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं उनको, तो ये जरूरी है। स्थिति के प्रति अनुकूल, बच्चों के लिए स्वयं प्रबंधन कौशल, विद्यार्थियों के लिए आत्म जागरूकता संबंधी कौशल, पारस्परिक संबंध कौशल आदि परिस्थितियों के अनुकूलन स्वयं को ढालने, दृढ़ बनने रहने और जीवन का लगातार पूर्ण मूल्यांकन एवं पुनः संचरण करने की दक्षता प्रदान करते हैं। रचनात्मक चिंतन कौशल, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, हमें किसी भी विषय पर पर्यवेक्षण और नए दृष्टिकोण को पुनः विचार करने का अवसर देता है। यह एक अभिनव चिंतन प्रक्रिया है जो उत्साहजनक परिणाम प्राप्त करने तथा कार्य को नए तरीके से करने में सक्षम बनाता है। नए विचारों को सृजन के लिए रचनात्मक चिंतन और प्रस्ताव चिंतन का विचार मंथन की अनुपूर्णता प्रदान की जाती है। उसके बाद बात करें कि लक्ष्य स्थापना, मतलब गोल सेटिंग, कि देखो कहा जाता है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है ना, उसका जीवन कुछ खास नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप जो चाहते हैं उसका कोई विचार नहीं होने के साथ आप एक व्यर्थ जीवन जी रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं यह लक्ष्य चित्र आता है। इसलिए हमें अपने भीतर सोचना होगा कि अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए कौन कौन सा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। कुछ लोग दूसरों की तुलना में कार्य को बेहतर प्रदर्शन क्यों करते हैं? लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत पहले स्तर के दृष्टिकोण से प्रेरणा के मुद्दे पर पहुंचता है। इसका जोर कार्य प्रदर्शन में व्यक्तिगत अंतरों को स्पष्टीकरण में तत्काल स्तर पर है। कहने का मतलब क्या है कि गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में फिर काम करने लग जाओगे उसके कैसे। उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करने के नियम, कैसे लक्ष्य को निर्धारित करें। सबसे पहले समझे कि आपकी रुचि किस चीज़ में है। आपको ये समझने के लिए खुद को अच्छी तरह से जानने की ज़रूरत है कि आप क्या करना पसंद करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, अभिनय, एनिमेशन और बहुत सारे। मतलब आपका खेलने में रुचि है, या आपके पढ़ने में रुचि है, या आपको पढ़ाने में रुचि है,
उस हिसाब से। दूसरी बात करें लंबे समय तक मध्यवर्ती और अल्पकालीन लक्ष्य, आपको 3 अलग-अलग श्रेणियों में अपने लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता है, यानी दीर्घकालीन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य और अल्पकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्यों में कार्य शामिल हो सकते हैं जिन्हें आप दिन में या सप्ताह के दौरान पूरा करना चाहते हैं। मध्यवर्ती लक्ष्यों वे शामिल होते हैं जिन्हें आप अगले 3 महीनों में पूरा करना चाहते हैं, और दीर्घकालीन लक्ष्य वे हैं जो आप स्वयं को देखना चाहते हैं और अगले 1 साल में करना चाहते हैं। उसके बाद बात करें थर्ड पॉइंट की, तो ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको प्रेरित करता हो, मतलब इंस्पिरेशन देते हो। जब आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो इसका कुछ मतलब होता है और इसे प्राप्त करने के लिए एक मूल्य होना चाहिए। यदि परिणाम आपके लिए कम महत्व का नहीं है तो आपके काम में हाथ डालने की संभावना कम नहीं है। वास्तव में यदि लक्ष्य उनके लिए स्पर्क है जो 93% लोग लक्ष्य को अनुवाद नहीं कर सकते। इसलिए उन लक्ष्यों को शुरू करने के अपनी प्राथमिक सूची को सबसे ऊपर रखें। यह सब कुछ है कि किया जाना चाहिए से अभिभूत होना आसान है, इसलिए सरल शुरू करते हैं। एक स्नेह आकार की दुनिया में रहते हैं, जिसका अर्थ है कि हम छोटी छोटी कार्टून की सूचना में पहचानने में सक्षम है और बहुत अधिक प्राप्त करने पर बंद कर देते हैं। उसके बाद लिखित में अपने लक्ष्य रखें, मतलब अपने लक्ष्य को लिख ले एक प्रकार से। यह आपके लक्ष्य को सच कर देगा। जब आप अपना लक्ष्य लिखते हैं तो आपके दिमाग में उसकी तस्वीर बनती है और यह आपके जीवन में काम करने लगता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव शब्दों का वाक्य का उपयोग करने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य को तस्वीर भी लें और अपने कमरे में इस तरह चिपकाए कि आप इसे तभी भी देख सके जब कमरे में हो। उसके बाद बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की कि स्ट्रेस क्या होता है। तनाव प्रबंधन का अर्थ है मानसिक तनाव में कमी लाना और मानसिक स्थिति में सुधार करना। तनाव के लक्षण, तनाव क्यों आता है? बहुत अधिक सोचने से दिमाग का नियंत्रण को खोने लगता है, जैसे कि दिमाग की नसों पर दबाव पड़ता है। स्ट्रेस कैसे आता है? ज़्यादा बातों को सोचने से, ज़्यादा किसी बात पर विचार करने से। उसके बाद बात करें कि तनाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हेंस सेल के अनुसार तनाव सब शारीरिक तथा वैज्ञानिक आधार पर किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हार्मोन की प्रतिक्रिया है। उन्होंने तनाव के 2 प्रकार बताए हैं, यूस्ट्रेस और इच्छित तनाव, तथा यह खतरनाक नहीं होता बल्कि आवश्यक होता है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करता है। दूसरा डिस्टेंस जो अनैच्छिक होता है तथा इस पर व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख सकता और कई परेशानी खड़ी करता है, इसे नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रेस अपने 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो स्ट्रेस जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, एक दूसरा वो स्ट्रेस जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। उसके बाद बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स कौन कौन से हैं। तो हर व्यक्ति तनाव मुक्त रहना चाहता है, लेकिन पूर्ण रूप से तनाव मुक्त रहने न तो स्वाभाविक है और न ही संभव है, क्योंकि स्थिति में व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। परंतु कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनसे बचकर रहना व्यक्ति के लिए अति हितकारी सिद्ध हो सकता है। कुछ ऐसी तकनीक या विधियां हैं, सरल शब्दों में तरीके जिनके द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट से बचा जा सकता है, अथवा अगर तनावग्रस्त है तो उसके कम किया जा सकता है। तो बात करेंगे उनके बारे में। सबसे पहले कौन सी बात है, तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना। मतलब जो समय है ना उसको अच्छे से पालन करना, समय के अनुसार काम करना। अपने दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए तनाव के लिए उत्तरदायित्व कार्य को नज़रअंदाज किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पूरे दिन बिजी रहना। कार्य की प्राथमिकता की सूची बनाएं। सभी कार्यों को एक ही दिन में पूरा करने का दबाव महसूस न करें। जो कार्य ज़्यादा ज़रूरी है न हो उसे बेझिझक छोड़ दें। कहने का मतलब क्या है, अपने काम करने का क्या बनाए, एक सूची बनाए और उसकी सूची के अनुसार ही क्या करें, काम करें, उसके ऊपर फिर पढ़े। अगर नेक्स्ट बात करें तो किसी योग विशेषज्ञ से सीखकर कुछ नियमित रूप से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। मतलब किस प्रकार सांस अंदर जा रहा है, किस प्रकार सांस अंदर बाहर आ रहा है। दूसरों की हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आदत से बचें। अगर किसी की बात को आपको नापसंद हो तब भी उस पर ओवर रिएक्ट न करें।
उसके बाद बात करें कि ज़्यादा परफेक्शन की आदत से बचें, क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस होता है। उसके बाद बात करें मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय। क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहले खूब व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। जब भी आप मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं तो हमेशा अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में व्यस्त रखें, ताकि आपको मानसिक तनाव के बारे में ध्यान ही न जाए। इसके लिए आप कई सारी एक्टिविटीज से लेकर योगा तक का सहारा ले सकते हैं। कहा जाता है कि मानसिक तनाव से निजात पाने के लिए आपको नियमित रूप से योगा कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी में भी भाग ले सकते हैं। योगा के साथ आप ऐसे मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं जिनके द्वारा अपने मानसिक तनाव को खत्म करने में मदद मिलेगी। कहने का मतलब क्या है कि घर की एक्सरसाइज और बाहर की एक्सरसाइज दोनों तरफ साइड की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब आप जो घर पे गेम खेल सकते हैं वो घर पे भी गेम खेल लेना चाहिए, और आपको बाहर वाले भी गेम लेने चाहिए। और माना जाए तो एक इंडोर गेम हो जाए और एक आउटडोर गेम आपको जरूर खेलना चाहिए। दिन का टाइम टेबल बनाएं कि दिन में क्या करना है। अगर आपका शरीर और मस्तिष्क को शांत रखना चाहते हो तो सोने से कम 1 घंटे पहले आराम करें। अपने स्मार्टफोन को ना ही चलाएं। इसके अलावा अपना गर्म पानी से नहा सकते हैं। गर्म पानी से नहाए, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुने और ध्यान करें। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये सभी आदतें बहुत प्रभावशाली साबित हो सकती हैं। उसके बाद बात करें कि टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन, विश्राम तकनीकें क्या है। विश्राम तकनीकें शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया लाने में मदद करने वाली प्रथाएं हैं जो धीमी गति से सांस लेने, नियमित रक्तचाप और कम हृदय की गति की विशेषता है। विश्राम प्रतिक्रिया तनाव प्रतिक्रिया से कई विपरीत है। इस तथ्य पत्रक में चर्चा किए गए कुछ अध्ययन विश्राम तकनीकों की तुलना संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी से करते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपचार है जो व्यक्ति को सोचने के उन तरीकों से अवगत कराने में मदद करता है जो सब चलित हो सकते हैं लेकिन गलत और हानिकारक है। थेरेपी में सोच के पैटर्न और आमतौर पर व्यवहार में पैटर्न को भी। उसके बाद बात करें कि विभिन्न प्रकार की तकनीकें क्या है। विश्राम तकनीक, सबसे पहले प्रगतिशील विश्राम से प्रगतिशील मांसपेशियां विश्राम भी कहा जाता है। इस तकनीक में आपके शरीर के विभिन्न मांसपेशियों को तनाव देना और फिर तनाव मुक्त करना शामिल है। सेकंड बात करें ऑटोजेनिक परीक्षण, विश्राम से और आपको दोबारा स्वयं को सुझाए गए विचारों ऑटो सुझाव से जुड़े मानसिक अभ्यासों की श्रृंखला के माध्यम से आपका दिमाग अपने शरीर के विश्राम के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करता है। निर्देशित इमेजरी या विजुअलाइजेशंस, निर्देशित इमेजरी में आप उन वस्तुओं, दृश्यों तथा घटनाओं को चित्रण करते हैं जो विश्राम को शांति से जुड़े होते हैं और अपने शरीर में एक समान भावना पैदा करने का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बात करें हम बायो फीडबैक। असिस्टेंट रिलैक्सेशन फीडबैक के माध्यम से आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको सीखते हैं कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, उसे कैसे पहचानने और प्रबंधित करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको यह देखने देता है कि तनाव या आराम महसूस करने की प्रतिक्रिया में आपकी हृदय गति, रक्तचाप या मांसपेशियों में तनाव कैसे बदलता है। आत्मसम्मोहन कार्यक्रम में लोग अपने स्वयं को वाक्यांश या गैर मौखिक संकेत जैसे सुझाव कहा जाता है द्वारा संकेत दिए जाने पर विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करना सिखाते हैं। सांस लेने के व्यायाम के लिए आप धीमी गहरी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे डायफ्राम सांस भी लेना भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें कि नेक्स्ट अपने प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर। तो थैंक यू, जो पढ़ाया होगा आपको आई थिंक समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर। पढ़ लिख रहे अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जो प्रैक्टिकल वाइवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले बात करेंगे संचार किसे कहते हैं। तो संचार संप्रेषण एक रखित प्रक्रिया है। संचार शब्द लैटिन भाषा की कम्युनी से निकाला जाता है। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। तो बात करें कि संचार है क्या, कम्युनिकेशन है क्या। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सूचना
अथवा संदेशों या विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो सूचनाएं होती हैं, मतलब जो विचार साझा किया जाता है, उनको संचार कहते हैं। संचार अथवा संप्रेषण को संदेशवाहक, संदेश एवं अंग्रेजी में कम्युनिकेशन आदि नामों से भी जाना जाता है। संप्रेषण अथवा संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। कहा जाता है कि संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट तथा कम्युनिकेशन शब्दों से मिलकर बना है। संचार में कला व विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं। बात करें कि अपने जस्ट संचार ना अपने दो प्रकार के, तो कम्युनिकेशन दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो यह एक व्यक्तिगत कम्युनिकेशन होता है। तो औपचारिक संचार मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो औपचारिक संचार को स्थापित चैनलों या तरीकों के माध्यम से संचार के रूप में वर्णित किया गया है। आधिकारिक संचार इसका दूसरा नाम है। इस संचार का मूल लक्ष्य अधिक रूप से बातचीत करना और यह सुनिश्चित करना कि जानकारी अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंच जाए। इस संचार तकनीक को प्रभावी माना जाता है क्योंकि यह सूचना के संरक्षित प्रवाह के कारण समय बचाती है। आधिकारिक संचार के कुछ उदाहरण रिपोर्ट, नौकरी विवरण, कार्य आदेश, बिक्री और इन्वेस्टिगेटिव जानकारी है। ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर और सीधे औपचारिक संचार के 4 प्रकार हैं। औपचारिक संचार के वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच बातचीत शामिल है। औपचारिक संचार की सबसे बड़ी कमियों में से एक मापदंड और विनियमों की कठोरता है। अब बात करें कि औपचारिक संचार के प्रकार। सबसे पहले कार्य क्षेत्र संचार। इस प्रकार का संचार एक कंपनी के भीतर कई स्तरों पर होता है। यह संदेश कनिष्ठों से लेकर टीम के सदस्यों को प्रबंधन तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद बात करें क्षैतिज संचार। तब होता है जब समान या अन्य विभागों के सहकर्मी एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। उसके बाद बात करें विकर्ण संचार। तब होता है जब विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले अधीनस्थ एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए ग्राफिक डिजाइनर बिक्री प्रवर्तन के साथ संवाद कर सकता है। उसके बाद बात करें उद्रव संचार। इस प्रकार के संचार में जानकारी निचले स्तर से उच्च स्तर तक यानी अधीनस्थों में वरिष्ठों तथा पहुंचाई जाती है। इस प्रकार के संचार में कर्मचारियों को मनोबल बढ़ता है। उसके बाद करें अधोमुखी संचार। अधोमुखी संचार का मतलब है इस प्रकार के संचार में उच्च से निम्न स्तर पर सूचना का प्रभाव शामिल होता है। उसके बाद बात करें अनौपचारिक संचार मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अनौपचारिक संचार उस संचार के रूप में वर्णित किया जाता है जो औपचारिक साधनों के बिना होता है। लोग अधीनस्थ संगठन के सख्त दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। लोग बंधन में बंधे बिना बात करने के लिए स्वतंत्र है। कॉर्पोरेट स्तर पर अनौपचारिक संचार सहज संचार है जिसमें अधीनस्थ और विशिष्ट स्वतंत्रता रूप में बातचीत कर सकते हैं। कोई आधिकारिक संचार नियम, सिस्टम या दिशा निर्देश नहीं है। अनौपचारिक संचार किसी मित्र या परिवार के सदस्यों से बात करने जितना सरल हो सकता है। अनौपचारिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसकी अनुकूलन क्षमता है। संचार में बाधा डालने वाली कोई औपचारिकता या कठोरता नहीं है। ग्रेपवाइन संचार एक प्रकार का अनौपचारिक संचार है जिसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें कि औपचारिक अनौपचारिक संचार के प्रकार। सबसे पहले एक श्रृंखला। व्यक्ति बी को जानकारी हस्तांतरित किया करता है जो फिर इसे संचार की एकल श्रृंखला में व्यक्ति सी को भेजता है। अनौपचारिक बातचीत में अलग एकल श्रृंखला इस प्रकार की चलती है। गपशप श्रृंखला। उसके बाद बात करें गपशप श्रृंखला। गपशप श्रृंखला इस प्रकार के संचार के एक व्यक्ति कई व्यक्तियों की जानकारी वितरित करता है। वे व्यक्ति इसे कई अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं। अफवाह का सिलसिला इसी तरह चलता है। उसके बाद बात करें कलेक्टर श्रृंखला। कलेक्टर श्रृंखला तब होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक प्रवृत्ति शुरू करते हैं जैसे अन्य लोग अपनाते हैं। कलेक्टर श्रृंखला का एक मुख्य उदाहरण सोशल मीडिया है जो एक व्यक्ति प्रवृत्ति शुरू करता है और अन्य उसका अनुसरण करते हैं। उसके बाद बात करें कि संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं। तो संचार के मूल तत्व है सबसे पहले सेंडर, उसके बाद संदेश मैसेज,
उसके बाद इकोडिंग, उसके बाद माध्यम, कौन सा माध्यम से कर रहे हैं, उसके बाद डिकोडिंग, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद बात करें फीडबैक, प्रतिक्रिया देना, उसके बाद नॉइस। उसके बाद बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि प्रभावी संचार क्या, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार वह प्रक्रिया है जिसके व्यक्ति, समूह तथा संगठन के मध्य सूचना को प्रेषित करना, निवेदित करना, उत्साहित करना व छल प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजी जाती है। यह समझने योग्य, स्पष्ट तथा सही होती है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। उसके बाद बात करें कि प्रभावी संचार का आधार क्या है। प्रभावी संचार के माध्यम से ज्ञात करने के लिए 6 महत्वपूर्ण तत्वों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक। सबसे पहले कि संचार प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जानना। सेकंड, संदेश किसको प्रेषित किया जाता है। थर्ड, श्रोता की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है। नेक्स्ट, इस संदेश में श्रोता को क्या लाभ हो सकता है। नेक्स्ट, संदेश वाहक में कोई अवरोध तो उसको दूर करना। नेक्स्ट बात करें प्रेषित संदेश की प्रतिक्रिया जानना। उसके बाद बात करेंगे हम प्रभावी संचार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आज का युग में सूचना का इतना महत्व बढ़ गया है कि उद्योग में भी इसका अपना आधार मान लेता है। वर्तमान संचार में एक प्रकार से सूचना युग में प्रवेश कर रहा है। किसने सोचा था कि एक दिन पोस्टमैन के पास भी मोबाइल फोन होगा। यदि संचार प्रक्रिया को रोक दिया जाए तो अन्य सभी सेवाएं महत्वहीन हो जाएगी। उद्योगों में या व्यवसाय के संचार व्यवस्था का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यदि आवश्यक सूचनाओं कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी प्रेषित कर सके तो यदि संचार प्रक्रिया रुक जाती है तो संगठन की भी क्रियाएं रुक जाती हैं। तो मतलब बहुत महत्व है इसका। उसके बाद बात करें हम व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं। तो तकनीकी संचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति अपने विचारों, संवेदनाओं एवं सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और उत्तम उत्तर के रूप में दूसरे व्यक्ति से संचार माध्यम से ही उसके विचारों को सुनता है। संचार के कई प्रकार हैं। एक मौखिक संचार, सांकेतिक संचार, लिखित संचार। मौखिक संचार वो होता है जिसमें हम बोलकर किसी को, रिटन संचार लिखकर, नॉन वर्बल मतलब समझा के इशारों से। उसके बाद बात करें हम कि तकनीकी संचार के उद्देश्य, सबसे पहले ईमेल, पत्र, रिपोर्ट, प्रस्ताव, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, रिज्यूम, वेबसाइट, उपभोक्ता मैनुअल, ये सभी क्या हैं तकनीकी संचार के उद्देश्य हैं। ये अपने फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करें तकनीकी संचार के मुख्य उद्देश्य, तो तकनीकी संचार के समय की बचत होती है। दूसरी बात करें इस प्रकार के संचार में पाठक के साथ संबंध बेहतर होता है। पर लेखन कार्य में तकनीकी संचार में शुद्धता रिकॉर्ड पूर्ण होता है। तकनीकी संचार में संस्थाओं की भूमिका तथा चरित्र सबसे सामने बेहतर ढंग से आता है। उसके बाद बात करें तकनीकी संचार से संस्थाओं का भी धन भी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तकनीकी संचार से एक टीम वर्क की भावना को भी प्रेरित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट बात करें संस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन का जन्म होता है। नेक्स्ट बात करें तकनीकी संचार की सबसे ज़्यादा उपयोगिता शिक्षा के क्षेत्र में है। नेक्स्ट बात करें वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी तकनीकी संचार का बहुत महत्व है। नेक्स्ट बात करें प्रवर्तक क्षमता को बढ़ाता है। अब हम जानेंगे तकनीकी संचार की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, तकनीकी संचार वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें तकनीकी संचार में वैज्ञानिक एवं तकनीकी संबंध शब्दकोश, चित्र, मॉडल एवं लेखन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें किसी भी तकनीकी संचार में स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तकनीकी संचार में आसान व समझने योग्य शब्दों का उपयोग करना चाहिए तथा कठिन शब्दों को अपने संचार में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी संचार में संक्षिप्तता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। तकनीकी संचार में शब्दों की सीमाओं के साथ वाक्यों की लंबाई की सीमा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तकनीकी संचार ऐसा होना चाहिए कि संदेश प्राप्त करने के पूरा समझ सके।
जो संदेश भेजा जा रहा है वह उसे पूरा समय से आ जाए तभी उसे पूरा माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे कक्षा संचार क्या है, व्हाट इज क्लासरूम कम्युनिकेशन। कक्षा शिक्षण इस डिजिटल युग में अपनी औपचारिक शिक्षा में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शिक्षण उद्देश्य को पूरा करना है, जो कि मुख्यतः ज्ञान, समझ, आवेदक, विश्लेषण, संश्लेषण जैसी क्षमताओं को विकसित करने में संबंधित है। इसलिए संचार किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह प्रक्रिया शिक्षक, शिक्षार्थी, संदेश, अनुदेशात्मक, वीडियो और संचार मीडिया जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। इनको समझ कर ही हम कक्षा शिक्षण को ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। उसके बाद बात करें कक्षा संचार के सोपान क्या क्या है, तो 4 सोपान। एक तो शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, उस सेकंड बात है विशेष वस्तु को संगठित करना, नेक्स्ट है उद्देश्य के अनुरूप पुनरावलोकन करना, और नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि करना। उसके बाद बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टेक्निक एंड लिटरेरी स्टाइल। तो तकनीक लेखन का उन लोगों पर है जो किसी विशेष विषय क्षेत्र में के बारे में ज्ञान रखते हैं, और साहित्य लेखन सामान्य पाठकों के लिए लिखा जाता है। उसके बाद बात करें साहित्य लेखन क्या है, तो साहित्य लेखन की एक ऐसी शैली है जिसका उपयोग रचनात्मक और साहित्यिक कार्यों में किया जाता है। यह लेखन की शैली है जिसका उपयोग तो कथा साहित्य में किया जाता है। साहित्य लेखन के उदाहरणों में कविताएं, उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक आदि शामिल हैं। साहित्यिक लेखन और लेखन की अन्य शैलियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि साहित्यिक लेखन में प्रयुक्त भाषा के कई साहित्यकारों का उपयोग करते हैं। इस सुविधा का पालन करने के लिए नीचे दिए गए श्लोक का अवलोकन करें, मतलब और कोई भी श्लोक ले सकते हो आप एक प्रकार से। बात करें तकनीकी लेखन क्या है, तो तकनीकी लेखन एक ऐसी शैली है जिसके उपयोग किसी विशेष विषय के बारे में तकनीकी जानकारी देने में किया जाता है। यह तकनीकी शब्द जाल और पाठ के अर्थ को समझने के लिए विषय के बारे में दर्शकों को निश्चित ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी लेखन की शैली एक ऐसी लेखन की शैली है जो ज़्यादातर गैर कथा साहित्य में देखी जाती है। तकनीकी लेखन के उदाहरणों में निबंध, मैनुअल, रिपोर्ट आदि शामिल है। लेखन की यह शैली प्रत्यक्ष और सरल है। यदि हम तकनीकी लेखन में उपरोक्त कविता में व्यक्त किए गए विचारों को व्यक्त करने के लिए थे तो हम बस कहेंगे कथाकार अकेला चल रहा था जब उसने झील के पास डेल्फिन को एक ऐसे देखा। मतलब एक श्लोक था, श्लोक के हिसाब से था। थैंक यू, आई थिंक ये समझ आया होगा आपको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल फाइल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर। अब हम बात करेंगे आर्ट, क्राफ्ट एंड थिएटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर जो प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज आर्ट, कला क्या है। व्हाट इज आर्ट मतलब कला क्या है। कला शब्द कल धातु से बना है। कला का शाब्दिक अर्थ है जो सुंदर, यानी जो आनंद प्रदान करती हो अथवा जिसके द्वारा सुंदरता आती है वही कला है। कला से तात्पर्य रेखा, आकृति, रंग, ताल तथा शब्दों जैसे रेखा चित्र, रंजन कला, मूर्ति कला, नृत्य, संगीत, कविता एवं साहित्य के रूप में मानव की प्रवृत्तियों का बाहरी अभिव्यक्ति है। कला वह ज्ञान है न शिल्प है। कला न ज्ञान है, न शिल्प है, न ही विद्या है, बल्कि जिसके द्वारा हमारी आत्म परम आनंद का अनुभव करती वही कला है। जैसे कुछ लोग कला का शब्द का अर्थ सुंदर, कोमल, मधुर या सुख लाने वाला मानते हैं। कुछ इसे कल धातु अर्थात शब्द करना, गाना बजाना, गिनना में संबंधित मानते हैं। कुछ अन्य लोग इसे कड़ धातु मदमस्त करना, प्रश्न करना से जोड़ने के प्रचलन में है। इस प्रकार से देखें तो कला का अर्थ एक ऐसी कलात्मक शिल्प या कौशल की प्रतिक्रिया से युक्त अनुभूति से है जो सृजनात्मक और सुंदर एवं सुख प्रदान करने वाली ही वही कला है। कहने का मतलब क्या है, जो अपने मन को खुश कर दे एक प्रकार से वही कला है। जिसको करने में आनंद आता है, जो काम करने में मज़ा आता है वही। कला के डेफिनेशन की बात करें तो
कला की अलग अलग डेफिनेशन। तो के साहित्य उक्ति के अनुसार प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है। महात्मा गांधी के अनुसार कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य स्वयं अपनी अभिव्यक्त करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर के की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो आप हमको भावबोध के लिए मिलता है कला। डॉक्टर बोवा शंकर तिवारी के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। बात करें फ्रॉइड के अनुसार कला में मानव अपनी दमित वासनाओं तथा कुंठाओं की अभिव्यक्ति करता है, कुंठाओं की। उसके बाद बात करें एलिमेंट ऑफ आर्ट्स, कौन कौन से तत्व हैं, तो आर्ट के 7 तत्व हैं। 7 मौलिक कला घटक रंग, रेखा, रूप, आकार, स्थान, मान और बनावट है। ये घटक अक्सर एक दूसरे को पार करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले उसके बाद बात करें हम प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के बारे में। तो कला के सिद्धांत व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार के निर्माता अपने लक्ष्य को पूरा करने और अपने इच्छित संदेशों को फैलाने के लिए कला के विभिन्न घटकों का उपयोग करता है। कला और डिजाइन के सिद्धांतों में संतुलन, अवधारणा, विस्मय, अनुपात, लय, पैटर्न और एकता, विविधता शामिल है। उसके बाद बात करें अलग अलग तत्वों के बारे में, कुछ मेन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले रंग मानव आंखों द्वारा देखी जाने वाली दृश्य धारणा है। आधुनिक रंग के पहिए को यह समझाने के लिए डिजाइन किया जाता है कि रंग कैसे व्यवस्थित किया जाता है और रंग एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते हैं। कलर व्हील के केंद्र में 3 प्राथमिक रंग है, लाल, पीला और नीला। दूसरा वृत्त द्वितीय रंग है जो 2 प्राथमिक रंग मिश्रित है, लाल और नीले रंग के साथ बैंगनी, लाल और पीले रंग के रूप में मिलाया जाता है, जो नारंगी और नीले पीले रंग का होता है। हरे रंग का निर्माण करता है वह हरी चक्र तृतीय रंग है जो असंस द्वितीय रंग के साथ प्राथमिक रूप का मिश्रण करता है। मतलब रंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से कोई भी एक ड्राइंग बना दी गई, उसमें अलग अलग प्रकार से क्या दिखाया गया, रंग दिखाया गया, और फिर देखते हैं उसको कितना कुछ से सुंदरता प्रदान करती है। उसके बाद बात करें, मान यह दर्शाता है कि काले या सफ़ेद को रंग से जोड़े से मूल रंग की छाया कैसे बदल जाती है। काले या सफ़ेद रंग के एक रंग से मिलने से गहरा या हल्का रंग बनता है। जैसे कलाकारों को पेंटिंग में छायांकन या हाईलाइटिंग के लिए एक रंग का ग्रेडेशन मिलता है। मतलब एक कलर को अगर दूसरे कलर में मिलाएं तो उसके किस हिसाब से बनता है। उसके बाद सेकंड बात करें, हम नेक्स्ट की बात करें तो रेखा। कला में एक पंक्ति मुख्य रूप से एक बिंदु या बिंदुओं की श्रृंखला होती है। डॉट से रेखा बनाते हैं जो मोटाई, रंग और आकार से भिन्न हो जाती है। एक पंक्ति एक द्विआयामी आकृति होती है जब तक कि कलाकार इसे आयतन या द्रव्यमान नहीं देता। यदि कोई कलाकार कई लाइनों का उपयोग करता है तो यह एक रेखा की तुलना में अधिक पहचानने योग्य चित्र के रूप में विकसित होता है, जो उसके आकार के बाहर जैसा एक रूप में बनाता है। रेखाओं को भी नियत किया जा सकता है, जैसे कि हाथ की और इशारा करते हुए दर्शक की आंखें वास्तविक रेखा के बिना भी ऊपर की ओर जारी रहती हैं। उसके बाद बात करें आकार। कलाकृति के आकार के कई अर्थ हो सकते हैं। आकृति किसी प्रकार की रूपरेखा या सीमा के लिए परिभाषित किया जाता है, चाहे 2 या 3 आयामी हो। आकार ज्यामितीय ज्ञात आकार या जैविक मुक्त रूप आकार हो सकता है। अधिकांश कलाकृतियों में अंतरिक्ष और आकार एक साथ चलते हैं। उसके बाद बात करें हम कला के सिद्धांतों के बारे में, तो सबसे पहले संतुलन। तो कला के एक टुकड़े में संतुलन वजन के वितरण या टुकड़ों के स्पष्ट वजन को संदर्भित करता है। मेहरबान रचनात्मक डिजाइन और छत को जगह में रखने के लिए बनाए गए हैं, जिसके मेहराब के नीचे के लोगों को प्रेरित किया जा सके। दृष्टि और
रचनात्मक रूप से संतुलन बनाया जा सके। यह कला का भ्रम हो सकता है जो संतुलन पैदा कर सकता है। नेक्स्ट बात करें क्रिस्टल। दृश्य कला का एक टुकड़ा बनाने के लिए क्रिस्टल को रंगों में अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए ब्लैक एवं व्हाइट ज्ञात कंट्रास्ट और कला के एक टुकड़े में जीवन शक्ति लाता है, या यह कला को बहुत अधिक क्रिस्टल के बर्बाद कर सकता है। मोनोक्रोमेटिक रंगों का उपयोग करते समय विविधता और एकता को कला का अंतिम टुकड़ा देते समय कृष्णात्मक सूचक हो सकता है। नेक्स्ट बात करें जोर रंग एकता, संतुलन या किसी अन्य सिद्धांतों या कला का तत्व हो सकता है जिसका उपयोग केंद्र बिंदु बनाने के लिए किया जाता है। कलाकार गहरे बैंगनी रंग के क्षेत्र में सोने की एक सेंटरिंग रखने जैसे जोर देंगे। सोने और गहरे बैंगनी रंग के बीच के रंग के अंतर के कारण सोने का अक्सर बाहर निकलता है जो केंद्र बिंदु बन जाता है। उसके बाद बात करें हम ताल या कथ्य की, तो कला के एक टुकड़े में लय एक प्रकार की पुनरावृत्ति को दर्शाता है जिसका उपयोग या तो आंदोलन या विस्तार को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए तरंगों के दुर्घटनाग्रस्त होने की पेंटिंग में एक दर्शक स्वचालित रूप से गति को देखने जैसे ही लहर खत्म होती है। वोल्ड और डायरेक्शन वर्चुअल के इस्तेमाल में पेंटिंग में गति भी मिलेगी। एकता और विविधता, कला में एकता पूर्णता कला को देखने के दौरान आनंद और कला के प्रति सामंजस्य की भावना व्यक्त करती है, और पैटर्न कैसे एक साथ काम करते हैं चित्र या वस्तु में एकता लाता है। एकता के विपरीत विविधता को कला में बदलाव और जागरूकता को भड़काना चाहिए। रंग को एक ही रंग समूह में होने पर एकता प्रदान कर सकते हैं और लाल रंग का चिट्टा विविधता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट बात करें पैटर्न वह तरीका जिस तरह से किसी चीज को उसके आकार या रूप में व्यवस्थित और दोहराया जाता है और कुछ यादृच्छिक दोहराव में बहुत अधिक संरचना के बिना प्रभावित हो सकता है। पैटर्न एक पौधे पर फूलों के सामान बाहर निकल सकते हैं या साबुन के बुलबुले के समूह के रूप में सप्रिल और वर्त बना सकते हैं, या फटी सूखी मिट्टी में अनियमित लग सकते हैं। कला के सभी कार्यों में कुछ प्रकार का पैटर्न होता है, भले ही इसे समझना मुश्किल हो। पैटर्न रंगों और चित्रों अधिक या कई अन्य कला विधियों द्वारा बनेगा। उसके बाद बात करें हम इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट कि कल्चर की क्या महत्वता है कला के क्षेत्र में। तो किसी भी देश के विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह साझा दृष्टिकोण मूल्य प्रथा एक निश्चित लक्ष्य को दिखाता है। यदि आर्थिक सामाजिक एवं अन्य गतिविधियों में संस्कृति एवं रचनात्मक का समावेश होता है। भारत में गीत संगीत नृत्य नाटक कला लोक परंपराओं कला प्रदर्शन धार्मिक संस्कारों एवं अनुष्ठानों चित्रकारी एवं लेखन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है जो मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। इनके संरक्षण हेतु संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को कार्यान्वित किया है जिसका उद्देश्य कला प्रदर्शन दर्शन एवं साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों समूह एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस खंड में भारत की सांस्कृतिक विरासत प्राचीन स्मारकों साहित्य दर्शन विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों कला प्रदर्शनों मेले त्योहारों एवं हस्तकला के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। भारतीय कला एवं संस्कृति के उन्नयन के प्रचार में भी शामिल विभिन्न संस्थाओं की जानकारी भी प्रदान की गई है। उसके बाद बात करें हम विजुअल आर्ट की। विजुअल आर्ट क्या है? तो दर्शन कला के वे रूप हैं जो ऐसे कार्यों का निर्माण करते हैं जो मुख्य रूप से दर्शन प्रकृति के होते हैं, जैसे चीनी मिट्टी की चीजें, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, डिजाइन, शिल्प, फोटोग्राफी, वीडियो, फिल्म निर्माण, वस्तुकला। इस प्रकार दर्शक कला क्या है, कितने प्रकार की होती है? दर्शक कला मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है।
शामिल किया जाता है। ये कलाएं मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला, जिस कला में मूर्तिकला के तत्व सबसे कम होते हैं, तो इसे उतनी ही उच्च कोटि को माना जाता है। उसके बाद बात करें हम परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट क्या है? तो वे कलाएं जिनमें कलाकार अपने ही शरीर, मुखमंडल, भाव, भंगिमा आदि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन करते हैं। दर्शन कला में निष्पादन कला के विपरीत कलाकार अपनी कला का उपयोग कर भौतिक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि एक चित्र या शिल्प। प्रदर्शन कला को आप आमतौर पर कला का एक काम माना जाता है, जो एक कला गैलरी में पाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक समय में दर्शकों के सामने उत्पन्न होता है। प्रदर्शन कला एक महत्वपूर्ण व्यापक शब्द है, जिसके प्रदर्शन तत्वों के साथ किसी भी कला के रूप में शामिल किया जा सकता है, जैसे थिएटर, कविताएं, नृत्य आदि को शामिल करते हैं। उसके बाद बात करें हम लिटरेरी आर्ट। तो भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति अभिव्यक्ति कराने वाली ललित कला काव्य अथवा साहित्य कहलाती है। ललित कला अथवा अंग्रेजी का फाइन आर्ट शब्द उस कला के लिए प्रयुक्त होता है जिसका आधार सौंदर्य या सुकुमारता है, जैसे चित्रकला, नृत्य, शिल्पकला, वास्तुकला, संगीत आदि। साहित्य कला का उद्देश्य क्या है? साहित्य कलाएं प्रेरित, समृद्ध, शिक्षित और मनोरंजन कराती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि भाषा में सुंदरता और आनंद है, दूसरों के पास ध्यान देने योग्य अंतर्दृष्टि है कि हमारे संघर्षों में हम अकेले नहीं हैं। उसके बाद बात करें हम डिजिटल आर्ट के बारे में कि डिजिटल आर्ट क्या है। तो डिजिटल कला, जिसे कभी कंप्यूटर कला या न्यू मीडिया कला कहा जाता था, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके बनाई गई है कला का संदर्भित करते हैं। डिजिटल मीडिया पर उत्पादित या बनाई गई कोई भी चीज़, जैसे एनिमेशन, तस्वीरें, चित्र, वीडियो, डिजिटल पेंटिंग आदि को डिजिटल कला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डिजिटल कला की विशेषताएं। परिणाम स्वरूप डिजिटल कला की विशेषताएं को 5 विशेषताओं में वर्गीकृत किया गया है। पूर्ण दोहराव, अंतरक्रियाशीलता, नेटवर्कबिलिटी, परिवर्तनशीलता और समग्रता। ये विशेषता समकालीन फैशन में भी पाई जाती है, हालांकि विशिष्ट रूप से अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो डिजिटल कला का मतलब क्या है? एक प्रकार से कंप्यूटर के ऊपर जो आर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं। थैंक यू, आई थिंक ये समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर। अब हम बात करेंगे आईसीटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जो प्रैक्टिकल वाइवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आधुनिक युग विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य को प्रभावित किया। टेक्नोलॉजी प्रत्येक क्षेत्र में अपना जगह बना लिया है। इसके प्रभाव से शिक्षा भी अछूती नहीं रही है। आज शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की नवीन शाखाओं का विकास हो रहा है। इस ज्ञान को आत्मसात करने ज्ञान का संचय, प्रसार, वृद्धि एवं संप्रेषण के लिए विकसित तकनीक के ज्ञान एवं उपयोग की आवश्यकता है। इस कमी की पूर्ति केवल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ही संभव है। अब हम बात करेंगे आईसीटी क्या है। व्हाट इज आईसीटी? तो आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। आईसीटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। हिंदी में इसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहा जाता है। यह समस्याओं का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अपने विचार और सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ है विचार और सूचनाओं का आदान प्रदान का माध्यम, जिसके माध्यम से विचारों, भावों, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी के माध्यम से विचार और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य सर्वे सामग्री, संचार एवं संप्रेषण तकनीकी आते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर और शिक्षण मशीन जैसे प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड आदि आते हैं। उसके बाद बात करें कि आईसीटी की आवश्यकता क्यों है और इसकी क्या महत्व है। तो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता और महत्व है।
सूचना एवं संप्रेषण तकनीक मानव जीवन की आवश्यकता ही नहीं बल्कि यह मनुष्य के जीवन का विशेष अंग बन गई है। कोई भी क्षेत्र सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से अछूता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आईसीटी ने अहम भूमिका निभाई है। अब हम बात करें कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व क्या है। तो बात करें सबसे पहले शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अधिकतम महत्व है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने के लिए सूचना संप्रेषण तकनीक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के योगात्मकतानुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने में आईसीटी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट बात करें संपूर्ण संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के सभी माध्यमों को प्रमुख भूमिका निभाती है। औपचारिक अनौपचारिक सभी तरह की शिक्षा में महत्व रखती है। उसके बाद बात करें हम सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्या है। तो बात करें मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता है। सूचनाओं को भेजने प्राप्त करने में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने में भी इसकी आवश्यकता होती है। व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से वस्तुओं का लेन देन, संसाधनों की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति आदि से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद बात करें हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला उद्देश्य है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के विकास एवं प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है शिक्षा में अनुसंधान से संबंधित सामग्रियों की अधिकाधिक संचार करना और समाज के प्रति नागरिकों तक पहुंचाना। वर्तमान पीढ़ी को साइबर एजुकेशन ऐप से प्रतिस्थापित करना जिसके जरिए छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट इसरो, एनसीईआरटी तथा इग्नू जैसी राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों का जनसंचार करना। नेक्स्ट डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना करना। उसके बाद बात करें कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर जनरेशन कौन कौन सी है। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जनरेशन का अर्थ है कंप्यूटर में यूज होने वाले जितने भी हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर होते हैं उसका टेक्निकली साइज में कुछ बदलाव करना। पहले के कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का परिवर्तन किया जाता था, बट आज के ज़माने में हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी का भी परिवर्तन किया जा सकता है। उसके परिवर्तन के हिसाब से कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ भी विकसित किए गए। सबसे पहली पीढ़ी कौन सी थी। तो सबसे पहली पीढ़ी थी कंप्यूटर 1946 टू 1959 वैक्यूम ट्यूब आधारित। जो पहली पीढ़ी थी वो थी वैक्यूम ट्यूब के आधार पे। सेकंड पीढ़ी की बात करें हम तो 1959 से 1965 ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। सेकंड पीढ़ी की बात करें तो किस पे आधारित थी, ट्रांजिस्टर पर। अगर थर्ड पीढ़ी की बात करें तो वो थी 1965 टू 1969 इंटीग्रेटेड सर्किट पे आधारित थी। थर्ड पीढ़ी अपने आधार थी इंटीग्रेटेड सर्किट पर। उसके बाद बात करें हम चौथी पीढ़ी के बारे में तो चौथी पीढ़ी थी 1969 टू 1980 जो थी VLSI माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित। अगर बात करें हम पांचवी पीढ़ी के बारे में तो पांचवी पीढ़ी थी 1980 से ऑनवर्ड अभी तक जो ULSI माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थी। अब बात करेंगे हम कि व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है और एंड इट इज टाइप उसके प्रकार के बारे में। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात करें तो फिजिकल टोपोलॉजी इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल नोड्स इन नेटवर्क। देयर आर 6 टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी विच बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है जिसकी मदद से डेटा और फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी जो डेटा और फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करेंगे एक प्रकार से टोपोलॉजी के देखा जाए कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को क्या करती है, अटैच करती है, कनेक्ट करती है। सबसे पहले बात करेंगे हम बस टोपोलॉजी की। बस टोपोलॉजी क्या है। तो इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर को एक ही तार से जोड़ा जाता है और सभी कंप्यूटर को एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ और अंत में एक विशेष प्रकार के डिवाइस लगा
होता है जिसे ट्रिमिनेटर कहते हैं। यह सिग्नल को कंट्रोल करता है, जैसे हमें चित्र में दिखाया गया है इस प्रकार से। एक ही कतार में क्या कर रखा है, इनको सभी को जोड़ रखा है, सभी को। इसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। उसके बाद बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर एक रिंग की आकृति में जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में कोई मुख्य या होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर में दो नेटवर्क इंटरफेस कोड लगे होते हैं। इसे सर्कुलर भी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्रदान करने पर उसमें मध्य के कंप्यूटर को एक निर्धारित करना होता है कि यह डाटा उनके लिए है कि नहीं। यदि हम डाटा उनके लिए नहीं है तो वह इस डाटा को आगे के कंप्यूटर को भेज देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक प्रकार से रिंग बना दी जाती है, मतलब सर्कुलर टाइप से किया जाता है। और ये क्या करते हैं, अगर इनके लायक का डेटा है तो ठीक है, नहीं तो ये क्या कर देगा, अगले कंप्यूटर में क्या कर देगा, डेटा भेज देगा। उसके बात करें हम स्टार टोपोलॉजी की। तो स्टार टोपोलॉजी, एक टोपोलॉजी में एक होस्ट या मुख्य कंप्यूटर होता है जिससे सभी लोकल कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इससे सभी लोकल कंप्यूटर आपस में नहीं जोड़े जाते हैं। इससे होस्ट कंप्यूटर सर्वर की एक तरह कार्य करता है और सभी लोकल कंप्यूटर क्लाइंट की तरह कार्य करते हैं। इस नेटवर्क यदि होस्ट या मुख्य कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसका नेटवर्क खराब हो जाता है। यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो इसके नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें होस्ट कंप्यूटर से ही पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल किया जाता है। तो जो स्टार टोपोलॉजी थी उसका इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। उसके बाद बात करें हम मैश टोपोलॉजी की। तो मैश टोपोलॉजी क्या है अपनी? इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क के सभी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये आसानी से डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इस टोपोलॉजी को मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि मैन कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है, ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ट्री टोपोलॉजी के बारे में। तो ट्री टोपोलॉजी का जैसा नाम है वैसे इसकी संरचना पेड़ की तरह होती है। इस टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी के गुण होते हैं। इस टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी की तरह होस्ट या मुख्य कंप्यूटर होता है और सभी होस्ट कंप्यूटर बस टोपोलॉजी की तरह एक ही केबल में से जुड़े होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से दिखाया हुआ है। इसमें एक ही कंप्यूटर के ऊपर क्या होते हैं, सारे जुड़े होते हैं। ये किस प्रकार का होता है, ये अपना स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी की तरह दिखाई देता है। अब बात करेंगे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस टोपोलॉजी में विभिन्न टोपोलॉजी का संयोजन होता है, अर्थात दो या दो से अधिक अलग अलग टोपोलॉजी को जोड़कर बनाए गए नेटवर्क को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी में डाटा ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न नोड्स और लिंक्स के बीच कनेक्शन होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से क्या होता है, कनेक्शन होता है इनका सारा का। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब क्या है, दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना या दो से अधिक अलग अलग टोपोलॉजी को जोड़कर बनाए गए कंप्यूटर को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद बात करेंगे हम कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। यह वायरस यूजर की अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को संक्रमित कर डेटा को डिलीट कर देता है और नुकसान पहुंचाता है। इसे मालवेयर और एंडवेयर भी कहते हैं। कंप्यूटर वायरस की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे में फैलता जाता है। कंप्यूटर वायरस के आ जाने से यूजर के अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। वायरस को भी एक प्रोग्राम कोडिंग द्वारा बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर वायरस को। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस है नेटवर्क वायरस। नेटवर्क वायरस इंटरनेट और लैन के द्वारा फैलते हैं। इन वायरस को बनाने का उद्देश्य और कार्य होता है कि नेटवर्क को स्लो करना। इस प्रकार के वायरस एक नेटवर्क की परफॉर्मेंस को खराब कर देते हैं। एक बार नेटवर्क में ये वायरस फैल जाते हैं तो नेटवर्क कनेक्शन को स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट बात करें वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस का मतलब क्या है? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर वायरस है। ये विज्ञापनों, लिंक, इमेज, ऑडियो, वीडियो और आदि के साथ अटैच रहते हैं।
यह यूज़र इन पर क्लिक करता है तो यह डाउनलोड होने लग जाते हैं और यूज़र के कंप्यूटर से पहुंच जाते हैं। ये वायरस कंप्यूटर से में पहुंच जाते हैं तो कंप्यूटर परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट की, तो बूट सेक्टर वायरस। तो ये वे वायरस फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में मौजूद रहते हैं। जब संक्रमित डिस्क से कंप्यूटर बूट किया जाता है तो ये वायरस कंप्यूटर में बहुत पहुंच जाते हैं। अगर ये वायरस कंप्यूटर में आ जाते हैं तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये वायरस से ऑपरेटिंग सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में अधिक समय लेते हैं। उसके बाद बात करेंगे ओवरराइटिंग वायरस। तो राइट वायरस क्या होता है? इस प्रकार के वायरस कंप्यूटर में शेप फाइल को ओवरराइट कर देता है। मतलब कि कंप्यूटर में शेप फाइल को डेटा को मिटाकर अपने कोड डाल देता है, जिससे कि फाइल को पहुंचाना मुश्किल होता है और फाइल किसी भी काम को नहीं कर जाती है। तब ये वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं और संक्रमित फाइल को डिलीट करना पड़ता है। अब बात करेंगे हम लास्ट वायरस के बारे में। तो लास्ट वायरस अपना ब्राउज़र हाईजैकर। तो इस प्रकार के वायरस जे ब्राउज़र को हाईजैक कर लेते हैं। ये यूजर की अनुमति के बिना वो ब्राउज़र की सेटिंग में हेरफेर कर देते हैं, जिससे कि यूजर की संक्रमित वेबसाइट पर पहुंच जाता है। जब ये वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं तो यूजर एड्रेस बार में अलग यूआरएल टाइप करता है और वह दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाता है। ब्राउज़र हाईजैकर वायरस कंप्यूटर में आ जाते हैं और अपने अधिक विज्ञापन दिखाई देते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, जो अपना व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस किया जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटर क्या है एक प्रकार से? तो क्लाउड कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें क्या किया जाता है, डेटा और प्रोग्राम को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो क्लाउड कंप्यूटर एक तकनीक है जिसके द्वारा डाटा या इन्फॉर्मेशन में इंटरनेट की सहायता से स्टोर, मैनेज और रिट्रीव किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटर को हिंदी में बादल का मेघ कंप्यूटर कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटर एक प्रकार की डिलीवरी होती है जिसके इंटरनेट पर होस्ट की गई सेवा सर्विस शामिल है। उसके बाद बात करें हम एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटर की। एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहले तो क्लाउड कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना और उसका बैकअप लेना आसान होता है। इससे जानकारी को शेयर करना आसान होता है। नेक्स्ट की बात करें, इससे यूजर इंटरनेट इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं भी क्लाउड में स्टोर की गई जानकारी को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट बात करें, क्लाउड कंप्यूटर में जिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें मेंटेन करने में कम खर्च आता है। उसके बाद बात करें, इसे यूजर मोबाइल के माध्यम से डेटा को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद बात करें हम डिसएडवांटेज की। क्लाउड कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या क्या? तो क्लाउड कंप्यूटर में यदि हमारे पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम डेटा और फाइलों का एक्सेस नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें अपनी सेवाओं को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के पास ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हो हम सभी यह जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटर की सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज को कंट्रोल किया जाता है, जिसके द्वारा यूजर बहुत कम इसकी सेवाओं को कंट्रोल एक्सेस कर पाते हैं। क्लाउड कंप्यूटर सुरक्षा के मामले में अच्छा होता है, लेकिन इसके बावजूद इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करते वक्त हैकर डेटा की चोरी कर सकते हैं। थैंक यू। आई थिंक ये समझ आया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल वाइवा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रैक्टिकल वाइवा के समय पूछे जा सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।